हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। आज की बिजनेस न्यूज में बहुत मजा आने वाला है, एंड तक देखना। मेरे को बनाने में बहुत मजा आया, मेरे को रिसर्च में भी बहुत मजा आया, आपको भी बहुत मजा आएगा। आज का टारगेट है 5000 लाइक्स का। तो सबसे पहली खबर है मुकेश अंबानी जी की। उन्होंने कहा है कि वो अपनी पूरी सैलरी नहीं लेंगे और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के टॉप मैनेजमेंट के सीनियर इंप्लॉइज है वो भी तकरीबन 30 से 50% तक सैलरी कट ले रहे हैं। और ये चीज क्यों हुई है? अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है और फाइनेंशियल ईयर की सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आने लगी है। तो रिलायंस की जो इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट आई है वो उतनी अच्छी नहीं है, अच्छी है पर वो उतनी अच्छी नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के प्रॉफिट के अंदर 39% की गिरावट आई है, जो कि तकरीबन 6800 करोड़ का प्रॉफिट फिर भी उन्होंने बुक किया है। जियो के अंदर उनको अच्छा प्रॉफिट मिला है और तकरीबन 75% के आसपास वहां पे ग्रोथ मिली है। तो जियो बढ़ गया, रिलायंस जो ओवरऑल थी वो घट गई। कई लोगों के दिमाग में आएगा भाई ये तो पिछले क्वार्टर के उस टाइम तक तो लॉकडाउन नहीं आया, तो लॉकडाउन का इंपैक्ट कैसे पड़ सकता है इनके ऊपर? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ऑयल क्राइसिस चल रहे थे और ऑयल क्राइसिस की वजह से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को नुकसान हुआ। मेरे हिसाब से मुकेश अंबानी जी ने इतने अच्छे तरीके से सिचुएशन को टैकल किया है ना कि अगर रिलायंस के केमिकल वाले सेक्टर के अंदर अगर लॉस हो रहा है तो वहां से वो प्रॉफिट उठा के जियो का ऊपर फोकस कर रहे हैं। मतलब एक इकोनॉमी गिर रही है तो दूसरी इकोनॉमी बढ़ रही है, वहां पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी करी गई है। रिसेंटली फेसबुक वाली खबर आई थी कि फेसबुक ने 9.99% शेयर्स एक्वायर कर रहा है रिलायंस के जियो के। अब खबर ये आ रही है कि इनका ऐसा कहना है कि बहुत सारे बाहर के इन्वेस्टर्स हैं जो कि जियो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मुकेश अंबानी जी का कहना था कि 2021 के अंदर वो डेट फ्री हो जाएंगे। बेसिकली उनकी कंपनी के ऊपर जितना कर्जा है वो सारा का कर्जा खत्म कर देंगे। पिछले साल सऊदी अरामको के साथ में भी उनकी डील हो रही थी और जो सऊदी अरामको के साथ डील हो रही थी वो उनका कहना है कि वायरस के बाद भी वो कंटिन्यू रहने वाली है। हम अपने जो ऑयल टू केमिकल वाला सेक्टर है उसको अलग करने वाले हैं। अब मैं बता देता हूं, मैंने एक वीडियो बनाई थी सऊदी अरामको के ऊपर, जाके आप उसको चेक कर लेना। मैंने डिटेल के अंदर उसके अंदर बता रखा है। मैं यहां पे थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं आपको एक चीज के बारे में, क्योंकि अभी सबको पता है ऑयल की डिमांड घट रही है, सब कुछ इलेक्ट्रिक हो रहा है। आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक गाड़ियां वाड़ियां भी आ जाएगी तो ऑयल बहुत बड़ी चीज नहीं रह जाएगी। तो जो इकोनॉमीज है जो ऑयल पे डिपेंडेंट है वो तो बर्बाद हो जाएगी। तो सऊदी अरामको जो कि सऊदी की कंपनी जो गवर्नमेंट है वो ओन करती है, उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के एक के साथ में टाइप करने की कोशिश करी जहां पे वो ऑयल को केमिकल में कन्वर्ट करेंगे। फ्यूचर के अंदर ऑयल खत्म हो जाएगा पर केमिकल्स तो चलेंगे ना, तो वो ऑयल्स को केमिकल में कन्वर्ट करेंगे और वहां से वो अपनी इकोनॉमी को बरकरार रखेंगे। तो इसको कहते हैं फ्यूचर का पहले से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को पहले से समझ के रखना और हमको समझ के रखना कि हमको आगे क्या स्टेप्स लेने हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हैं सऊदी अरामको वाले भी। यूएई के अंदर एक एनआरआई थे जो कि इंडियन थे, जॉय नाम के, उन्होंने सुसाइड कर ली। वो ऑयल का ही काम करते थे और वो बहुत ज्यादा लॉस के अंदर रह रहे थे, इस चक्कर में उन्होंने सुसाइड करा है। ऐसा वहां की गवर्नमेंट मतलब पुलिस वालों को कहना है कि उन्होंने फाइनेंशियल प्रेशर में आके ऐसा किया है। पूरी दुनिया के अंदर ऑयल के बहुत ज्यादा हालत बुरी चल रही है और मॉर्गन स्टैनली का कहना है ये जो ऑयल की प्रॉब्लम है ये 2021 से पहले नहीं जाएगी। अब मैं ऑयल की एक बार कहानी बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग नए आए होंगे इस चैनल के अंदर जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी होगी। तो क्या हुआ, ऑयल की डिमांड कम हो रही थी लॉकडाउन के चक्कर में, बहुत सारी चीजों के चक्कर में, पर इन्होंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी। सऊदी अरब हो गया और रशिया हो गया, इन दोनों के बीच में पंगा हुआ। डिमांड घट रही है, ये अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाए जा रहे थे, जिसके चक्कर में डिमांड सप्लाई का गैप बढ़ गया और उस चक्कर में प्राइस घट गए। प्राइस घटने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को इसका लॉस हुआ। यूएस भी इसका पार्ट था, यूएस को भी इससे इफेक्ट पड़ रहा था। अब यूएस ने सऊदी अरब वालों को कहा कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी सारी आर्मी आपके यहां से हटा लूंगा। इसके चक्कर में सऊदी अरब वाले माने और इनडायरेक्टली ये जो पंगा था सारा का सारा उन्होंने थोड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश करी। अपनी प्रोडक्शन को धीरे धीरे उन्होंने घटाना शुरू किया है। रीजन क्या है इसके पीछे? जो मैं केमिकल इंजीनियर हूं, अगर आपको ना पता हो तो आपने एक बार गड्ढा कर लिया जमीन के अंदर ऑयल खींचने के लिए। अब ऑयल जैसे आप कूलर में पानी भरा होगा बचपन में सबने, तो आपने बाल्टी से पानी भरा है, पानी को खींचते हो, वैक्यूम क्रिएट करते हो, उसके बाद पानी गिरते रहते हो। ऐसे ही मान लो एक जमीन में आपने ड्रिल करा है और वहां से आप ऑयल निकाल रहे हो। अब आपने एक प्रेशर क्रिएट किया, आपने मुंह से खींच के प्रेशर क्रिएट किया था, आपने वही प्रेशर क्रिएट किया, उसकी वजह से ऑयल आ रहा है। अब अगर आपको प्रोडक्शन बंद करनी है, इसका मतलब क्या है? आपको उस प्रेशर को खत्म कर देना है। मतलब एक बार पाइप बाल्टी से निकाल लेना है, वो चीज नहीं होगी, पर अगली बार आपको जब दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको दोबारा से वही प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा और उस प्रेशर को क्रिएट करने के चक्कर में पैसा खर्चा आएगा। हमारे मुंह से तो कोई थोड़ा सा वर्क ही लग रहा है, पर वो ऑयल खींच रहे, इसके चक्कर में बहुत ज्यादा मशीनें लगती है। मशीनें भी बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है क्योंकि वो खींच रही है,
बिल्कुल चिंगारी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। अगर कुछ हुआ तो पूरे कुएं जल जाते हैं। Amazon का कहना है कि हमको 1.5 बिलियन डॉलर का लॉस होगा और हमने तकरीबन 4 बिलियन डॉलर एक्सपेंस किया है ये जो कोविड-19 वायरस फैला हुआ है इसके ऊपर। इसके चक्कर में हमारे खर्चे आ रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को बचाने के ऊपर। अब उन्होंने एक ब्रैकेट दिया है कि ये लॉस भी हो सकता है या 1.5 का प्रॉफिट भी हो सकता है, तो उनको भी नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है। उनका ऐसा कहना है कि इंडिया के अंदर उनको सबसे गंदा लॉस हुआ है, क्योंकि इंडिया के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन हुआ है। इंडिया के अंदर सिर्फ एसेंशियल गुड्स ग्रोसरी चल रही थी और ग्रोसरी लोग बाकी जगह से भी ले रहे थे। अगर इंडिया के अंदर ई कॉमर्स पूरा कंप्लीट खुला रहता तो अमेजॉन को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता, जैसा उनको यूएस के अंदर हुआ। ऐसा देखा गया, इनका रेवेन्यू बढ़ा है, ये नहीं हुआ कि इनको लॉस हुआ है, इनका रेवेन्यू बढ़ा है, पर इनको ओवरऑल खर्चा ज्यादा करना पड़ा, जिसके चक्कर में लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको लॉस हो सकता है। बाकी जब होगा, जब क्वार्टर खत्म होगा, तभी सच्चाई पता लगेगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आपके साथ जो अमेजॉन के जेफ बेजोस है, उनको भाई कोने में ले लिया है गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा है कि आप टेस्टिफाई करो कि आप जो डेटा अपने पास इकट्ठा करते हो आप उसका मिसयूज नहीं करते हो। सर्वर उन्हीं का है, चाहे आप अपनी होस्टिंग अमेजॉन पे कराओ चाहे कोई भी कराए, अगर वो चाहे तो आपका डेटा निकाल सकते हैं। ऑल्दो आप एंक्रिप्टेड करके रख सकते हो उस चीज को, पर वो एंक्रिप्शन खराब हो सकती है, उसको तोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने कहा टेस्टिफाई करो, गवर्नमेंट ने कहा है कि आप कुछ इसका मिसयूज नहीं कर रहे हो। अगली खबर एलॉन मस्क की है और उनके बहुत बुरे दिन चल रहे हैं आजकल। मैं बताता हूं क्या क्या कांड चल रहे हैं। कुछ टाइम पहले उन्होंने बोला फ्री अमेरिका, मतलब जो लॉकडाउन चल रहा है अमेरिका के अंदर, उन्होंने कहा भाई अमेरिका को आजाद करो, यहाँ पे हमारे पास फ्रीडम है, हमको घूमना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, बंदों के ऊपर छोड़ दो उनको क्या करना है क्या नहीं करना, गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए हमारे ऊपर। इसके चक्कर में एक सेलिब्रिटी है, उनकी मदर ने बोला कि आप डिसग्रेस हो, आप बहुत गंदे आदमी हो, आपकी वजह से ये होता है वो होता है। डिसग्रेस को जो भी हिंदी के अंदर कहते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। उसके बाद इन्होंने एक और कांड किया जहां पे इन्होंने ट्वीट किया कि हमारी जो शेयर्स है वो ओवर वैल्यूड है, उसकी वैल्यू ज्यादा है मेरे हिसाब से। और उन्होंने थोड़े टाइम पहले ये भी डाला था कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेच रहा हूं, मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखूंगा। तो इसकी खबर के चक्कर में आप शेयर मार्केट में देखोगे उनको तकरीबन 12% का शेयर गिरे टेस्ला के। और अभी मैं आपको क्लोजिंग के बाद दिखा देता हूं उसका क्या हाल है। अगली खबर है यूएस इकोनॉमी की। यूएस इकोनॉमी 4.8% श्रंक कर गई Q1 के अंदर, और ये 2008 के जैसा आंकड़ा दिखाई दे रहा है, तो मतलब वही हालत आगे आ सकती है, ऐसा एक्सपेक्ट हो रहा है। बाकी अभी मार्केट जब सबकी खुलेगी तब सच्चाई पता लगेगी। इसके चक्कर में यूएस वालों ने यह भी कहा है कि शायद वो चाइना से कुछ पंगा लेंगे, शायद वो रिटेलिएट करेंगे। यूएस ने चाइना से लोन ले रखा है तकरीबन $1 ट्रिलियन का, और उन्होंने, रिपोर्टर ने पूछा क्या आप उसको नहीं दोगे, कहोगे मैं पैसे नहीं दे रहा, जो करना कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे डॉलर की वैल्यू है इस टाइम पे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे डॉलर की वैल्यू खराब हो सकती है। हम कुछ और उनके ऊपर लगाएंगे, हम उनके ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे, बेसिकली टैक्सेस बढ़ाएंगे। बाकी जब लगेगा तब पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि यूएस चाइना के बीच में पंगा चलता रहता है, क्योंकि यूएस अपने आप को नंबर 1 बनाना चाहता है और चाइना धक्के मार मार के नंबर 1 आने की कोशिश कर रहा है। और अभी ये जो वायरस फैला है, ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना ने जान करके फैलाया है इसको, और इसके चक्कर में पूरी दुनिया अगेंस्ट है। तो पूरी दुनिया शायद कोई ना कोई एक्शन लेगी। अभी सबके सब अपनी इकोनॉमी संभालने पे लगे हुए हैं, अपने लोगों को बचाने के ऊपर लगे हुए हैं। जब ये सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएगी तब देखते हैं लोग चाइना के ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। और साथ के साथ इस पे मौके पे चौका मार रहे हैं हमारे यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थ नाथ सिंह। उनका कहना है कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करी है 100 कंपनियों के साथ में, 100 कंपनियों के मालिकों के साथ में, जो कि इंडिया में आना चाहते हैं, जो कि यूपी के अंदर फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं। तो उन्होंने डील वील करी है और उसके अंदर कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां भी है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि और 2 महीने तक हमारे एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम करेंगे। हम पहले थे जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया था, और हम शायद आखिरी भी हो सकते हैं जो वर्क फ्रॉम होम हटाएंगे, क्योंकि हम अपने एम्प्लॉइज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। क्योंकि अगर आपकी जान पहचान वाला कोई गूगल के अंदर हो तो आपको पता होगा कि गूगल अपने एम्प्लॉइज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद जगह के ऊपर ही खाने के आउटलेट्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छा इंटीरियर होता है गूगल के ऑफिस का, बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ काम किया जाता है, बहुत सारे बेनिफिट्स भी देते हैं। अगली एक बहुत ज्यादा बड़ी खबर है, वो है 2% डिजिटल टैक्स लग रहा है। डिजिटल टैक्स के अगेंस्ट बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज की जो लॉबीज है वो सारे के सारे आ रहे हैं कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है उन सबको इसकी वजह से नुकसान होगा। क्योंकि हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने जब मार्च के अंदर बताया था कि ये चीजें होने वाली है, उसके अंदर डिजिटल टैक्स का जिक्र नहीं था, और जब वो निकाला गया उसके डॉक्यूमेंटेशन आए उसके अंदर डिजिटल टैक्स का जिक्र किया गया। अब कंपनियां प्रिपेयर नहीं है, उनको नुकसान होगा। अब लोग सोच रहे होंगे डिजिटल टैक्स क्या होता है, ऑल्दो मैं इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बनाने वाला था, पर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी के अंदर ऐड कर देता हूं, क्योंकि 1-2 मिनट की ही बात होगी और
कर देना, लाइक कर देना यार, इतनी ज्यादा मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, लाइक कर दिया करो बस वीडियो को, और शेयर भी करा करो इस वीडियोस को ना। ये वीडियो सबके लिए है, ये आप अपने पापा को भी दिखा सकते हो, मम्मी को भी दिखा सकते हो। आपके घर में अंदर बिजनेस सेंस बढ़ेगी, अगर पूरा परिवार के अंदर इंटेलेक्ट बढ़ेगा बिजनेस का, तो ओवरऑल हमारा देश भी डेवलप होगा। तो शेयर किया करो वीडियोस को। आपको लगता है कि लोगों को पसंद नहीं आएगी, लोगों को थोड़ा कहो कि एक बार फोर्सफुली देखे वीडियो, एक बार देखेगी, 2 बार देखेगी, उसके बाद वो अपने आप ही हैबिचुअल बन जाएगी इन सारी चीजों के लिए। अभी तक वो गंद न्यूज तो टीवी पे देखता ही है ना, ये अच्छी इंटेलेक्चुअल न्यूज मिल रही है, क्या प्रॉब्लम। तो डिजिटल टैक्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले कंपनीज के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या होता है, अगर आप और मेरे जैसे बंदे कुछ भी काम करते हैं तो उनको जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगती थी, और वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता था, जो कंपनी से मिलता था। पर अभी जो टॉप की 5 कंपनीज है, एक्सेप्ट मैं सऊदी अरामको की बात करके चल रहा हूं, वो टेक वाली है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, Amazon हो गया, एप्पल हो गया, मैं गूगल की जगह अल्फाबेट कहूंगा, या फिर सबसे बड़ा फ्रॉड या फेसबुक हो गया। तो ये सारे के सारे डिजिटल है। अब क्या हो रहा है, ये ब्रिक एंड मोटर के मॉडल के अंदर नहीं आते। जो भी ऑफलाइन, जो हम जैसे लोग बिजनेस करते थे कि हम जितना माल बेचते थे हम ट्रैक कर लेते थे, उसके ऊपर जो प्रॉफिट बनता था वो दे देते थे। पर ऐसा रिपोर्ट किया गया पिछले 2018 फाइनेंशियल ईयर की बात करके चल रहा हूं, Amazon ने तकरीबन $10 बिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, पर उन्होंने उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं दिया। इसके चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने और वहां के सेनेटरी ने भी कुछ बोला कि भाई ये तो गलत बवाल चल रहा है और ये बहुत गलत चीज है। एक सेनेटर ने यह भी कहा कि इन्होंने प्रॉफिट भी लिया है और साथ में हमसे रिफंड भी लिया है, तो कितना गलत चीज कर रहे हैं। तो इसके ऊपर बात चल रही थी पूरी हर जगह के ऊपर कि इनके ऊपर भी टैक्स लगाने का कुछ प्रोविजन करा जाएगा, और उसको इंट्रोड्यूस किया गया फ्रांस के अंदर डिजिटल टैक्स की फॉर्म के अंदर। उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली बड़ी कंपनीज के ऊपर ही लगाया। उन्होंने एक लिमिटेशन लगा दी कि जिस कंपनी का टोटल इंटरनेशनल रेवेन्यू 750 मिलियन यूरो से ज्यादा होगा उसके ऊपर डिजिटल टैक्स लगेगा। साथ में उन्होंने कहा जितने भी मार्केट प्लेसेस है, जैसे कि Amazon हो गया, और जितने भी एड चलाने वाले सिस्टम है जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, उनके ऊपर टैक्स लगेगा। और वो तकरीबन 3% का टैक्स था, इंडिया के अंदर 2% लगा है। अभी क्लियर नहीं हुआ कि किस किस के ऊपर लगने वाला है, पर टैक्स लगेगा, उसकी वजह से गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, पर वो टैक्स इनडायरेक्टली हमारे ऊपर ही आएगा। क्योंकि अगर आपको गूगल के ऊपर एड चलानी है और गूगल को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो इनडायरेक्टली आपसे ज्यादा टैक्स ले लेगा। वो आप खुद तो देगा ही, साथ में आपसे भी ज्यादा चार्ज करेगा। तो इनडायरेक्टली ये जो टैक्स होगा ये घूम फिर के हमारे पास भी आएगा। पर गवर्नमेंट के पास कोई इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि ये कंपनियां बहुत बड़े घोटाले करती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं आपको आई बटन में दे देता हूं, जहां पे मैंने बड़ी बड़ी कंपनियां बताया था कि किस तरीके से टैक्स की चोरी करती है। चोरी नहीं कहूंगा, स्मार्टली टैक्स को मैनिपुलेट करती है, जिसके चक्कर में टैक्स नहीं देना पड़ता। अब लॉकडाउन खुल गया है। रघुराम राजन जी का कहना था, एक उन्होंने वीडियो में कॉन्फ्रेंस करी थी राहुल गांधी के साथ में, तो आप देखना, उसको जाके देखोगे तो बहुत मजा आएगा। क्योंकि मैं 1-2 पॉइंट से बताऊंगा, खुद देखोगे पूरी वीडियो तो आपको अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। अब कोई लोग कहेंगे कि भाई तू एंटी मोदी हो गया। मैं एंटी मोदी भी नहीं हूं, मैं मोदी के साथ भी नहीं हूं, मेरे को जो अच्छा लगता है वो लगता है। तो रघुराम राजन जी का वो इंटरव्यू, मतलब जो उन्होंने डिस्कशन करी है वो देखना। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे हैं। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को कुछ पैसा चाहिए होगा जो कि गरीब लोग हैं उनको हेल्प करने के लिए देगा, जो कि बहुत स्मॉल पोर्शन है हमारी इकोनॉमी का। साथ में उन्होंने टेस्ट की बात भी करी है, जो कि मुझे भी लगता है कि टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं। जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है, उनका ऐसा कहना है कि 2 मिलियन टेस्ट होने चाहिए डेली। और कितने टेस्ट हो रहे हैं हम सबको पता है। अगर टेस्ट हो गए तभी रिपोर्ट्स आएगी, तभी आंकड़े पता लगेगी कितने आंकड़े आ रहे हैं केस के ऊपर। अभी हमको लगता है हमारे देश के अंदर ज्यादा नहीं हुआ, पर जब तक टेस्ट नहीं होगे तब तक पता नहीं लगेगा हुआ क्या है क्या नहीं हुआ। अगली खबर है, मारुति सुजुकी ने 0 सेल रिपोर्ट करी है अप्रैल के अंदर। लॉकडाउन था कंप्लीट, तो इसलिए कुछ नहीं हो पाया। उन्होंने कहा हमने 630 के आसपास गाड़ियां बाहर भेजी है, पर इंडिया के अंदर डोमेस्टिक सेल इज 0। लॉकडाउन था, कुछ हो नहीं सकता, पर ऐसा कहा जा रहा है अभी लॉकडाउन जब खुल गया है तो अगर गाड़ियों की सेल की एक बम्पर ओपनिंग शायद हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को अभी रियलाइजेशन आएगा, क्योंकि जो रेड जोन है, रेड जोन के अंदर आप टैक्सी वैक्सी का यूज नहीं कर सकते। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो आप अकेले बैठोगे, आपके पीछे कोई नहीं बैठ सकता। तो अगर आपको आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी गाड़ी की, अगर आपके घर में कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है वगैरह वगैरह, क्योंकि घर में गाड़ी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर घर में गाड़ी नहीं है तो अब लोगों को डिपेंडेंसी लगेगी, भाई गाड़ी होनी चाहिए। इसके चक्कर में शायद मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इंटरेस्ट वाला सीन थोड़ा कम कर दिया है, इंटरेस्ट भी आराम से मिल रहा है। हो सकता है कि गाड़ियों के ऊपर भी कोई रिलैक्सेशन मिले आने वाले टाइम के अंदर। बाकी
टाइम बताएगा, क्योंकि जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर वाले हैं उन्होंने कहा था कि कुछ जीएसटी के ऊपर कुछ मैनिपुलेशन करो ताकि ज्यादा सेल आए, क्योंकि गाड़ियों के ऊपर जीएसटी लगता है, वो जीएसटी अगर कम कर दोगे शायद आपके पास टैक्स कम आएगा, पर हमारी गाड़ियों की सेल बढ़ेगी और सेल बढ़ेगी तो पूरी इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है। मैं कहूंगा कि ये जो इकोनॉमिक फॉल की शुरुआत हुई थी, जो दिखाई दिया था, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही हुआ था। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिवाइव हो तो बहुत बेटर हो सकता है। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति जी का कहना है कि 2 से 3 साल लग जाएंगे हमको रिकवर होने के अंदर। उन्होंने बात करी है अगर एक एम्प्लॉय 6 दिन काम करता है और वो तकरीबन 10 घंटे काम करता है तब जाके इतना टाइम लगेगा। तो अभी भी अगर आपके 2 दिन ऑफ होते हैं तो और वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे, तब जाके इतना टाइम लगेगा हमारी इकोनॉमी को रिवाइव होने के लिए। मुझे भी पर्सनली लगता है, मैं भी आपको कई बार बोल रहा हूं, ये जो इकोनॉमिक फॉल आएगा ये बहुत जल्दी से रिकवर नहीं होगा। ये नहीं होगा कि 3-4-6 महीने के अंदर सही हो गया। अनटिल अनलेस जो गवर्नमेंट अगर अच्छे स्टेप्स ले ले और जितने भी चाइना के अंदर जो कंपनीज है वो अगर मूव आउट होकर इंडिया आती है तो हमको कुछ बेनिफिट हो सकता है, पर वो ऐसे बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि उनको भी फैक्ट्रीज लगानी पड़ेगी, उनको भी वो चीज कंस्ट्रक्ट करने में टाइम लगेगा। अगर हम रेडी टू यूज सेटअप्स दे सकते हैं उनको और वो डायरेक्टली मूव हो जाते हैं और बहुत सारे बेनिफिट देते हैं और वो सब आ जाते हैं, वो बहुत सारे एम्प्लॉयज को हायर कर लेते हैं, हम बहुत सारा कुछ एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं और सबके सब चाइना को छोड़ के इंडिया के ऊपर आने लग जाते हैं, तो शायद हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पर ये जो बातें बोली मैंने इतनी आसान नहीं लग रही है। अगली खबर है, गवर्नमेंट एमएसएमई को 100% तक की गारंटी देने वाली है। उनके जो लोन चल रहे हैं, मतलब 25% से 100% तक कितना उन्होंने लोन लिया और कितना परसेंट उसके ऊपर रिस्क है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारी कंपनियां खुलेगी ही नहीं लॉकडाउन के बाद। बाकी अब कल जब मार्केट खुलेगी, परसों खुलेगी, तब सच्चाई पता लगेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब 1-2 दिन में नहीं पता लगेगा, बहुत टाइम के बाद पता लगेगा। आंकड़े मेरे हिसाब से 1-1.5 महीने के बाद ही आने वाले। अगली खबर है स्पाइस जेट की। उनका ऐसा कहना है अप्रैल मई की सैलरी नहीं देंगे वो अपने पायलट्स को, जो काम कर रहा है सिर्फ उन्हीं को आर्ली बेसिस के ऊपर सैलरी मिलेगी। एयरलाइन सेक्टर के साथ भी बहुत बुरा हो रहा है इस टाइम पे, और अभी भी लॉकडाउन के बाद, मतलब जो खबरें आई है उसके बाद भी एयरलाइंस नहीं खुल रही है, तो उनके पास अभी भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगा। जो कार्गो चल रहा है उसी के अंदर जो पैसा आएगा वो आएगा। नितिन गडकरी जी ने एक बहुत अच्छी सजेशन दी है मेरे हिसाब से, जितने भी रियल एस्टेट वाली कंपनियां हैं, कि आपको वेट नहीं करना चाहिए अपनी प्रॉपर्टीज का, कि वो जब रेट बढ़ेगा प्रॉपर्टीज का तब आप बेचोगे और तब आप लोन दोगे। इसके चक्कर में जो आपके लोन के ऊपर इंटरेस्ट चढ़ रहा है वो बढ़े जा रहा है और वो इतना बढ़ जाएगा कि आप ही डिफॉल्ट कर जाओगे। तो बेटर ऑल्टरनेटिव ये है कि अभी नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर प्रॉपर्टीज बेच दो। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि 65% जो होम लोन्स चल रहे हैं वो डिफॉल्ट करेंगे अभी आने वाले कुछ महीने के अंदर, और 65% करेंगे तो इसके चक्कर में आप देखोगे प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा डाउनफॉल आएगा। अभी कुछ टाइम पहले खबरें फैल रही थी कि विजय माल्या, नीरव मोदी, जितने भी बड़े बड़े डिफॉल्टर्स हैं, गवर्नमेंट ने उन सबके लोन माफ कर दिया, उन सबको कहा आ जाओ हमारे देश में वापसी, क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप को रिवाइव करना चाहती है। अब इसके ऊपर निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है, उन्होंने एक ट्वीट किया जो कि मुझे ऐसा लगा कि बहुत गुस्से के अंदर है, क्योंकि एक और टाइम के ऊपर आया, रात के टाइम पे आया वो, और उन्होंने मेरे हिसाब से सही बोला। उन्होंने ऐसा बोला कि ये जितने भी लोग डिफॉल्ट किए थे ये सारे के सारे एनडीए के टाइम के थे, ये सारे के सारे कांग्रेस के टाइम के थे, हमारे टाइम के नहीं थे। हमने तो इनको पकड़ा है, जब हमने पकड़ा तब वो भाग गए। नासा ने मून लैंडर बनाने के 3 कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, और जिसके अंदर से एक एलॉन मस्क की कंपनी है, एक अपने जेफ बेजोस की कंपनी है। मुझे जेफ बेजोस बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने आपको कई बार बोला है, और इन दोनों की कंपनी है। अब जेफ बेजोस की जो कंपनी है रिलेटिवली नई है, और देखा जाए उनको सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं काम करने के लिए। शायद उनको लग रहा होगा कि ये ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, प्लस वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, जो वो कहेंगे वो होना चाहिए। स्नैपचैट के सीईओ का कहना है कि हम इंडिया के अंदर आने वाले टाइम में और इन्वेस्ट करेंगे। अगली खबर है डंजो की। डंजो का कहना है कि हम ड्रोन डिलीवरी का एक टेस्ट करने वाले हैं एक हब से दूसरे हब के अंदर, और अगर आप आज साहिल करना वाला चैनल फॉलो करते हो, वहां पे मैंने ड्रोन डिलीवरी के बारे में बता रखा है, और मैंने एग्जैक्टली यही चीज बोली थी कि मुझे लगता है अगर कुछ होगा तो इस टाइप का होगा। शायद डंजो वालों ने मेरी वीडियो देख ली, शायद वो पहले से ही प्लान कर रहे थे, शायद वो बहुत कॉमन चीज थी। तो आप देखना वो वीडियो, मैंने उसमें पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि अगर ड्रोन डिलीवरी चालू होगी तो किस तरीके से चालू होगी। सर्च मार लेना अगर आपने आज साहिल करना वाला चैनल फॉलो नहीं किया मेरा तो। वीवर्क ने 2600 एम्प्लॉयज को निकाल दिया है पिछले 6 महीने के अंदर। वीवर्क का आईपीओ फेल हुआ, उसके बाद में बहुत दिक्कतें चल रही है, और इसके चक्कर में सॉफ्ट बैंक को बहुत बड़ा पंगा हो रहा है, और सॉफ्ट बैंक के जितने पार्टनर्स हैं, मतलब जिनको फंड कर रहे हैं, उनके साथ भी दिक्कत हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ओयो, और सॉफ्ट बैंक ने भी अपने इंटरनेशनल विंग से 10% एम्प्लॉयज को निकाल दिया है। अगली खबर है बायजूस की। वो $400 मिलियन रेस करने वाला है 10 बिलियन वैल्यूएशन के ऊपर। अब बायजूस अगर आप नहीं जानते तो मैंने केस स्टडी बना रखी है। ये एडटेक स्टार्टअप है, एजुकेशन के रिलेटेड है, मैं भी अपनी निकालने वाला हूं बहुत जल्दी।
अभी तक यहाँ पे जो भी लोग देख रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ तक आते आते सैचुरेट हो जाते हैं, जो यहाँ तक पढ़े हैं उनको मतलब हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लगता है और वो हमारे एक अच्छे सब्सक्राइबर है, वो हमको अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे बता देना कि मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ताकि मुझे भी पता लग जाए कि कौन कितने लोग इस टाइम तक टिके होते हैं। तो हम भी अपना निकाल रहे हैं, मैं अंदर की खबर बता रहा हूँ आपको पहले ही से, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत कम हो गए तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि उसको एक नेक्स्ट लेवल लेके जाया जाए, और डायरेक्टली मैं किसी से कंपीट नहीं कर रहा, पर मैं इनडायरेक्टली सबकी मार्केट खा सकता हूं। मार्केट खाने से खबर आती है कि भाई गवर्नमेंट ने भी अपना ई मार्केट निकाल दिया है। उनका कहना है कि 1 महीने तक हमारा ई मार्केट निकल जाएगा, और ई मार्केट उन्होंने एक तरह से जियो मार्ट की तरह ही किया है, बस व्हाट्सएप इंटीग्रेशन नहीं है। उनका कहना है कि आप अपनी लोकेशन भरोगे और आपके आसपास के जितने भी वेंडर्स होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। गवर्नमेंट अपना खुद का ई कॉमर्स बना रही है और वो ढंग से बना दे तो मेरे हिसाब से उसको एक बहुत बड़ी अनफेयर एडवांटेज मिलेगी ओवर जितने भी ई कॉमर्स फ्यूचर के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि वो कुछ भी रूल लगा सकती है। वो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज के ऊपर काम नहीं करेगा, उनके ऊपर काम करेगा। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनकी गवर्नमेंट अपनी खुद की कंपनीज बनाती है। हमारे पास भी अपनी खुद की कंपनीज है, हमारे पास भी नवरत्न है, और हमारी भी बहुत सारी कंपनीज है जिससे हम प्रॉफिट कमाते हैं। गवर्नमेंट अगर एक और रत्न बना लेती है ई कॉमर्स की फॉर्म में तो कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि फ्यूचर ई कॉमर्स होने वाला है और गवर्नमेंट का मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टेप है। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री का कहना है हमने 4,500 करोड़ रुपया लूज कर दिया है और हम तकरीबन 15,000 करोड़ तक लूज करेंगे। गवर्नमेंट प्लीज हमारी हेल्प करो। बारिश के चक्कर में एड्स नहीं चल रही है, उस चक्कर में बहुत नुकसान हो रहा है, हमको भी बहुत नुकसान हो रहा है। हम भी मार्केटर्स है, हमारे जितने क्लाइंटों को एड चलानी थी वो भी एड्स नहीं चलवा रहे हैं। अभी मेरे हिसाब से इस टाइम एड सस्ती है, अगर आपको ब्रांडिंग एड्स चलानी है तो आप अच्छे तरीके से कम रेट के अंदर चला सकते हो। पर बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स भी रुक गए क्योंकि उनका भी माल डिलीवर नहीं हो पा रहा था। तो इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।